नमस्कार। आज हमारे पास चर्चा के लिए एक काफी दिलचस्प विषय है। ये शिक्षा के बारे में हमारी जो सोच है ना, उसे शायद थोड़ा चुनौती देता है। हाँ बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं तक्षशिला मॉडल की और उसकी एक खास अवधारणा ब्रेन पेज आवर्स की। ये जानकारी शिवा नारायण के तक्षशिला पेज ब्लॉग पर छपे 2 लेखों पर आधारित है। सुनने में थोड़ा सा टेक्निकल लग सकता है ब्रेन पेज आवर्स। हाँ। लेकिन इसका जो मूल विचार है वो काफी क्रांतिकारी है। क्या हम सीखने को ग्रेड या परीक्षा से नहीं बल्कि दिमाग की सक्रिय मेहनत के घंटों से माप सकते हैं? तो चलिए इसी की पड़ताल करते हैं आज। बिल्कुल। और ये वाकई एक अलग नजरिया है ना। पारंपरिक शिक्षा में हम क्या देखते हैं, कितने घंटे क्लास में बिताए, कितने चैप्टर पढ़े या फिर परीक्षा में कितने नंबर आए। हाँ वही कि असली महारत वो तब आती है जब सीखने वाला एक्टिव होकर जानकारी को अपने दिमाग में बनाता है, उसे ढालता है। और इसी सक्रिय समय आधारित मेहनत को ये ब्रेन पेज आवर्स कहते हैं। तो ये ब्रेन पेज आवर्स ठीक हैं क्या? मतलब क्या ये बस पढ़ाई के घंटे हैं या कुछ और गहरा मतलब है इसका? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, ये सिर्फ घड़ी देखकर बिताए गए समय नहीं है। ये वो समय है जब दिमाग वास्तव में काम कर रहा होता है, जानकारी को समझ रहा है, उसे व्यवस्थित कर रहा है, उसका मतलब निकाल रहा है। आप क्लास में बैठे हो सकते हैं, किताब सामने खुली हो सकती है, लेकिन अगर दिमाग कहीं और है या आप बस निष्क्रिय रूप से सुन रहे हैं, तो वो ब्रेन पेज घंटे नहीं गिने जाएंगे। ये एक्टिव मानसिक जुड़ाव का समय है। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि अगर कोई छात्र मान लीजिए 6 घंटे की क्लास में बैठा है तो शायद उसमें से 2 या 3 घंटे ही असल ब्रेन पेज आवर्स हों, जब वो वाकई ध्यान लगाकर समझ रहा है, नोट्स बना रहा है या कोई सवाल हल कर रहा है। बिल्कुल सही, आपने एकदम सही समझा। वो सक्रिय प्रक्रिया ही महत्वपूर्ण है। लेखों में बताया गया है कि इसमें पढ़ना, लिखना, कल्पना करना, मतलब विजुलाइज करना, कॉन्सेप्ट मैप बनाना, दोहराना और समस्याओं को हल करना, ये सब एक्टिविटी शामिल है। ये सिर्फ जानकारी लेना नहीं है, बल्कि उसके साथ कुछ करना है। लेखों में ज्ञान हस्तांतरण के 7 आयाम यानी 7 डायमेंशंस ऑफ नॉलेज ट्रांसफर का भी जिक्र है, जो इस सक्रिय प्रक्रिया को एक ढांचा देते हैं। ज्ञान हस्तांतरण के 7 आयाम, ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम सा लगता है। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं कि ये असल में काम कैसे करते हैं? क्या ये कोई खास तकनीकें हैं? हाँ, देखिए, ये सीखने को एक्टिव बनाने के तरीके हैं। मतलब पूरे 7 आयामों की बारीकी में जाना तो शायद लंबा हो जाएगा। हाँ, संक्षेप में। पर उदाहरण के लिए एक आयाम है डेफिनेशन स्पेक्ट्रम। इसका मतलब सिर्फ परिभाषा रटना नहीं है, बल्कि किसी कॉन्सेप्ट को उसके अलग अलग पहलुओं, उसकी सीमाओं और वो क्या नहीं है, इन सब के साथ समझना। अच्छा। एक और है ब्लॉक सॉल्वर। ये किसी बड़ी समस्या को छोटे, हल करने लायक हिस्सों में तोड़ने पर जोर देता है। तो ये तरीके क्या करते हैं? ये सीखने वाले को जानकारी के साथ सक्रिय रूप से जूझने के लिए प्रेरित करते हैं। लेखों के अनुसार जब हम ऐसा करते हैं तो दिमाग के मोटर और स्थानिक सर्किट सक्रिय होते हैं, जैसे हम कुछ बना रहे हों, और इसी से ज्ञान के मानसिक नक्शे बनते हैं, जिन्हें स्रोत ब्रेन पेज कहते हैं। यही ब्रेन पेज असल में समझ और याददाश्त की नींव है। समझ गई। तो ये सिर्फ दिमाग का खेल नहीं बल्कि एक तरह की मानसिक कारीगरी है। अब लेखों में एक बहुत बड़ी संख्या का जिक्र है, 15,000 ब्रेन पेज घंटे। ये कहाँ से आया? ये एक बड़ा आंकड़ा है। ये मॉडल किंडरगार्टन से लेकर मास्टर डिग्री की पूरी शैक्षिक यात्रा के लिए 15,000 सक्रिय ब्रेन पेज घंटों का लक्ष्य रखता है। 15,000? हाँ, सुनने में बहुत लगता है, लेकिन इसे 3 मुख्य चरणों में बांटा गया है, हर चरण के लिए 5,000 घंटे। पहला है प्री तक्षशिला, कक्षा 1 से 5। यहाँ फोकस है बुनियादी पढ़ने लिखने की क्षमता, संख्याओं की समझ, मोटर कौशल जैसे लिखना, चित्र बनाना और कल्पना शक्ति पर है। ये नींव के 5,000 घंटे हैं। ठीक है। दूसरा है तक्षशिला कोर, कक्षा 9 से 12। इन 5,000 घंटों में विषयों की गहरी समझ, तर्क क्षमता, विश्लेषण और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर जोर है। यहाँ छात्र गंभीर एकेडमिक स्किल्स डेवलप करते हैं। और तीसरा है पोस्ट तक्षशिला, बैचलर्स मास्टर्स। ये आखिरी 5,000 घंटे स्पेशलाइजेशन, रिसर्च, इनोवेशन और यहाँ तक कि लीडरशिप क्षमता विकसित करने के लिए हैं। 15,000 घंटे, ये तो बहुत ज्यादा लगते हैं। अगर इसे विषयों में बांटें तो क्या हर विषय के लिए बराबर समय चाहिए? लेखों में आमतौर पर 5 मुख्य विषयों का उदाहरण दिया गया है, जैसे गणित,
विज्ञान, भाषा, सामाजिक अध्ययन और टेक्नोलॉजी। अगर इस 15,000 घंटे के लक्ष्य को इन 5 विषयों में बराबर बांटें तो हर विषय के लिए कुल 3,000 ब्रेन पेज घंटे बनते हैं। 3,000 घंटे प्रति विषय? हाँ, मतलब हर चरण में 1,000 घंटे प्रति विषय। ये 3,000 घंटे किसी एक विषय में अच्छी खासी महारत हासिल करने के लिए माने गए हैं। 3,000 घंटे प्रति विषय, ये कुछ उस 10,000 घंटे के नियम जैसा लगता है जिसके बारे में हम सुनते हैं, पर यहाँ ये एकेडमिक विषयों पर लागू हो रहा है। हाँ, कुछ समानताएं हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन यहाँ फोकस खासतौर पर सक्रिय सीखने के घंटों पर है। और ये सिर्फ रटने या जानकारी जमा करने के बारे में नहीं है। स्रोत इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत से जोड़ते हैं। अच्छा, न्यूरोप्लास्टिसिटी। हाँ, यानी दिमाग की सीखने और अनुभव के आधार पर खुद को बदलने की क्षमता। जैसे हम कोई स्किल सीखते हैं, मान लीजिए साइकिल चलाना या कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना, बार बार अभ्यास करके सीखते हैं ना। हाँ, वैसे ही ज्ञान भी सक्रिय जुड़ाव और दोहराव से दिमाग में पक्का होता है। लेखों में एक साइक्लोज्ड स्टेट का जिक्र है। ये वो स्थिति है जहां ज्ञान इतना सहज हो जाता है कि हमें उसे याद करने के लिए सोचना नहीं पड़ता, वो बस उपलब्ध होता है। इन घंटों का लक्ष्य उसी अवस्था तक पहुंचना है। ये दिलचस्प है कि ये मॉडल दक्षता को कैसे मापता है। अगर ग्रेड और परीक्षा नहीं तो फिर क्या सिर्फ घंटों की गिनती काफी है? ये इस मॉडल का शायद सबसे विवादास्पद लेकिन आकर्षक पहलू है। ये प्रस्तावित करता है कि दक्षता को जमा किए गए ब्रेन पेज घंटों से मापा जाए। लेखों में एक पैमाना भी दिया गया है जो कुछ इस तरह है। 0 से 300 घंटे विषय की बुनियादी समझ, मतलब आप बेसिक बातें जानते हैं। ठीक है। 300 से 700 घंटे मध्यवर्ती अनुप्रयोग, आप ज्ञान का उपयोग सरल कामों में कर सकते हैं। 700 से 1000 घंटे कार्यात्मक विषय दक्षता, आप उस विषय में स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। ओके। 1000 से 1500 घंटे उन्नत क्रॉस डोमेन प्रवाह, आप इस ज्ञान को दूसरे क्षेत्रों से जोड़ सकते हैं, जटिल समस्याओं पर काम कर सकते हैं। 1500 प्लस घंटे, यहां से विषय विशेषज्ञता शुरू होती है, इनोवेशन की क्षमता आती है और शायद उस विषय में नया ज्ञान बनाने की शुरुआत होती है। और लक्ष्य है 3,000 घंटे तक पहुंचना, है ना? हाँ, एक विषय में महारत के लिए। लेकिन क्या इससे ये खतरा नहीं है कि लोग बस जैसे तैसे घंटे पूरे करने पर ध्यान दें, भले ही सीखने की क्वालिटी अच्छी ना हो? मतलब क्या सिर्फ समय बिताना काफी है? हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है। मॉडल का तर्क ये है कि चूंकि ये घंटे सक्रिय जुड़ाव के हैं, सिर्फ बैठे रहने से ये जमा नहीं होते। आपको वास्तव में उन एक्टिविटीज में शामिल होना होगा, पढ़ना, लिखना, हल करना, बनाना वगैरह। गुणवत्ता का पहलू शायद उन 7 आयामों और लॉनोग्राफी तकनीकों में छिपा है जिनका उद्देश्य ही सीखने को गहरा और सार्थक बनाना है। लक्ष्य सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं, बल्कि वास्तविक समझ और क्षमता विकसित करना है, जिसे स्रोत कहते हैं परीक्षा तैयार के बजाय जीवन तैयार होना। जीवन तैयार। हाँ, ये ज्ञान को एक टिकाऊ संपत्ति बनाने पर केंद्रित है। आपने लर्नोग्राफी का जिक्र किया, ये क्या चीज है? ये ब्रेन पेज घंटे असल में बनते कैसे हैं? क्या इसके लिए कोई खास तरीके बताए गए हैं? हाँ, लर्नोग्राफी मूल रूप से ब्रेन पेज घंटे बनाने की कला या विज्ञान है। ये पैसिव लर्निंग के विपरीत है। लेख कुछ सक्रिय तरीके बताते हैं, जैसे 1 डे 1 बुक ब्रेन पेज प्रैक्टिस। शायद इसका मतलब है एक दिन में किसी एक सोर्स, जैसे किताब का एक चैप्टर, को गहराई से प्रोसेस करना, नोट्स बनाना, समरी लिखना, सवाल बनाना, इस तरह की चीजें। अच्छा। मिनिएचर स्कूल रिहर्सल, ये शायद छोटे ग्रुप में एक दूसरे को सिखाने या कॉन्सेप्ट समझाने जैसा है, क्योंकि किसी चीज को सिखाने के लिए उसे बहुत अच्छी तरह समझना पड़ता है ना? हाँ, बिल्कुल। टास्क फॉर्मेटर चुनौतियां, ये शायद स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्ड काम या समस्याएं हल करने पर आधारित हो सकता है जो ज्ञान के एप्लीकेशन की मांग करते हैं। विजुअल लर्नोग्राफी, इसमें डायग्राम, माइंड मैप, फ्लो चार्ट बनाना शामिल है, जानकारी को विजुअल रूप देना जो समझने में मदद करता है। साथियों के साथ सहयोग, चर्चा करना, बहस करना, मिलकर प्रोजेक्ट करना और प्रगति की ट्रैकिंग। लेखों में नॉलेज ट्रांसफर मैनेजमेंट सिस्टम KTMS डैशबोर्ड का जिक्र है, जहां शायद छात्र अपनी प्रगति और जमा किए गए घंटों को देख सकते हैं। तो ये सारे तरीके सीखने वाले को एक्टिव रहने पर मजबूर करते हैं। ये सिर्फ जानकारी लेना नहीं, बल्कि उसे तोड़ना, मरोड़ना, फिर से जोड़ना और इस्तेमाल करना है। ये मोटर विज्ञान वाली बात अब ज्यादा समझ आ रही है। आप ज्ञान को रच रहे हैं, सिर्फ प्राप्त नहीं कर रहे। बिल्कुल। और जैसा पहले कहा, ज्ञान हस्तांतरण के वो 7 आयाम, जैसे डेफिनेशन, स्पेक्ट्रम, ब्लॉक सॉल्वर वगैरह, वो इन लर्नोग्राफी तकनीकों को एक सैद्धांतिक आधार और एक स्ट्रक्चर देते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि सक्रियता उद्देश्यपूर्ण हो और गहरी समझ की ओर ले जाए।
लेखों में ये भी बताया गया है कि ये मॉडल सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दूसरे स्किल सीखने जैसा है। ये तुलना मुझे काफी रोचक लगी। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। स्रोत तर्क देते हैं कि अकादमिक ज्ञान प्राप्त करना भी किसी अन्य जटिल कौशल को सीखने जैसा ही है। इसमें समय और अभ्यास लगता है। उदाहरण दिए गए हैं, जैसे पायलट लाइसेंस पाने के लिए उन्हें सैकड़ों मतलब 300 से 1500 घंटे की उड़ान भरनी पड़ती है। हाँ, संगीतकार किसी इंस्ट्रूमेंट में महारत हासिल करने के लिए हजारों घंटे लगते हैं। 1000 से 5000 प्लस घंटे का अभ्यास जरूरी है। एथलीट टॉप लेवल पे परफॉर्म करने के लिए वो भी हजारों घंटे ट्रेनिंग करते हैं, 2000 से 10,000 घंटे तक। वाह। यहाँ तक कि रोजमर्रा के स्किल्स जैसे बाइक चलाना या सर्फिंग करना भी घंटों के अभ्यास से ही आता है। तो इसका मतलब है कि जैसे हम ये मानते हैं कि पियानो बजाना सीखने के लिए घंटों रियाज करना पड़ता है, वैसे ही हमें ये भी मानना चाहिए कि फिजिक्स या इतिहास में महारत हासिल करने के लिए भी सक्रिय मानसिक रियाज के घंटे जरूरी हैं। सही कहा आपने। बिल्कुल। ये मॉडल इसी विचार को अकादमिक दुनिया में ला रहा है और न्यूरोसाइंस में यही बताता है। चाहे शारीरिक कौशल हो या मानसिक, महारत प्रक्रियात्मक स्मृति प्रोसीजरल मेमोरी बनाने से आती है, जो समय के साथ दोहराव और संरचित अभ्यास से बनती है। दिमाग को जानकारी को ऑटोमेटिक बनाने के लिए समय और मेहनत चाहिए। ये मॉडल कह रहा है कि अकादमिक उत्कृष्टता भी इसी नियम का पालन करती है। ठीक है, तो अगर इस मॉडल को अपनाया जाए तो इसके फायदे क्या हो सकते हैं? लेखों में इसके क्या परिणाम बताए गए हैं? स्रोत कई संभावित लाभ गिनाते हैं। पहला तो ग्रेड परीक्षा का दबाव कम हो सकता है। अगर मूल्यांकन घंटों पर आधारित हो तो शायद परीक्षा से जुड़ा तनाव कम हो जाए। ये तो बहुत बड़ी राहत होगी कई लोगों के लिए। बिल्कुल। दूसरा, समानता। महारत अगर प्रतिभा से ज्यादा समय और प्रयास पर निर्भर करती है तो ये अलग अलग पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए ज्यादा समान अवसर पैदा कर सकता है। सही बात है। तीसरा, स्वायत्तता। छात्र अपनी प्रगति खुद ट्रैक कर सकते हैं और अपनी गति से सीख सकते हैं। कोई जल्दी घंटे जमा कर सकता है, कोई धीरे धीरे। और चौथा, गहरी समझ। फोकस रटने के बजाय वास्तविक समझ और एप्लीकेशन पर होता है। ये तो छात्रों के नजरिए से फायदे हुए। क्या शिक्षा प्रणाली या शिक्षकों के लिए भी इसके कुछ निहितार्थ हैं? हाँ, बिल्कुल। इसके व्यापक प्रभाव हो सकते हैं। पहला, मूल्यांकन का नया तरीका। सफलता को अंकों की बजाय निवेशित समय और प्रयास से मापा जा सकता है। दूसरा, शिक्षक की बदलती भूमिका। शिक्षक सिर्फ जानकारी देने वाले के बजाय ज्ञान सूत्रधार या कोच बन सकते हैं, जो छात्रों को ब्रेन पेज बनाने में मदद और मार्गदर्शन करें। अच्छा, मतलब गाइड की तरह। हाँ। तीसरा, पाठ्यक्रम डिजाइन। कोर्स को सामग्री की लिस्ट के बजाय आवश्यक ब्रेन पेज घंटों के हिसाब से डिजाइन किया जा सकता है। चौथा, एडटेक और एआई का रोल बढ़ सकता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल प्रगति को ट्रैक करने, व्यक्तिगत फीडबैक देने और शायद ब्रेन पेज बनाने में मदद करने के लिए किया जा सकता है। लेखों में नॉलेज ट्रांसफर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म KTTP जैसी चीजों का जिक्र है जो एआई का उपयोग कर सकते हैं। और अंत में इसके उच्च लक्ष्य भी हैं। मॉडल का अंतिम लक्ष्य छात्रों को ज्ञानपीठ अवस्था तक पहुंचाना है, यानी अवचेतन महारत जहां ज्ञान सहज हो जाता है, और डार्क नॉलेज डायमेंशन को सक्रिय करना है, जिसका मतलब शायद नया ज्ञान बनाने या अज्ञात का पता लगाने की क्षमता है। ज्ञानपीठ अवस्था और डार्क नॉलेज, ये तो काफी ऊंचे लक्ष्य लगते हैं। यानी ये मॉडल सिर्फ स्कूली शिक्षा नहीं बल्कि जीवन भर सीखने और विशेषज्ञता हासिल करने का एक खाका पेश कर रहा है। हाँ, ऐसा लगता है। ये सीखने को एक सतत सक्रिय निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखता है, न कि सिर्फ डिग्री हासिल करने के एक सीमित काम के रूप में। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, तक्षशिला मॉडल का ब्रेन पेज आज कॉन्सेप्ट सीखने को मापने का एक नया तरीका सुझाता है। सक्रिय मानसिक जुड़ाव के घंटे, न कि सिर्फ क्लास में बिताया गया समय या परीक्षा के अंक। लक्ष्य किंडरगार्टन से मास्टर्स तक 15,000 घंटे जमा करना है, लगभग 3,000 घंटे प्रति मुख्य विषय। और ये खास लर्नोग्राफी तकनीकों और ज्ञान हस्तांतरण के 7 आयामों का उपयोग करके होता है। यह पारंपरिक निष्क्रिय मॉडल से हटकर एक सक्रिय कौशल आधारित दृष्टिकोण है। बिल्कुल, आपने एकदम सही सारांश दिया। ये मॉडल शिक्षा को लेकर हमारी कई धारणाओं को चुनौती देता है। मूल्यांकन कैसे हो, शिक्षक की भूमिका क्या हो और असल में सीखने का मतलब क्या है। लेख इसे अपनाने का पुरजोर समर्थन करते हैं ताकि सीखना ज्यादा सार्थक, मापने योग्य और महारत केंद्रित बन सके। लेकिन जैसा कि खुद स्रोत भी स्वीकार करते हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी खड़े करता है।
जैसे कि क्या सवाल है? एक मुख्य सवाल जो स्रोत उठाते हैं वो ये है, कौन से विशिष्ट संज्ञानात्मक और मोटर न्यूरोसाइंस सिद्धांत इस बात का पुख्ता समर्थन करते हैं कि अकादमिक ज्ञान के लिए भी ये समय आधारित सक्रिय जुड़ाव यानी ब्रेन पेज आवर्स पारंपरिक तरीकों से बेहतर है। हालांकि मॉडल न्यूरोप्लास्टिसिटी और प्रक्रियात्मक स्मृति जैसे सामान्य सिद्धांतों का हवाला देता है, पर अकादमिक ज्ञान के लिए इस विशिष्ट घंटे आधारित मॉडल की प्रभावशीलता पर और ज्यादा ठोस न्यूरोसाइंटिफिक प्रमाण की आवश्यकता हो सकती है। क्या ये वाकई हर तरह के ज्ञान और हर तरह के सीखने वाले के लिए काम करेगा? और इसे लागू करने की चुनौतियां भी होंगी। हाँ बिल्कुल, इसे बड़े पैमाने पर लागू करने की व्यावहारिक चुनौतियां क्या होंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। एक तरफ ये मॉडल सीखने को ज्यादा सक्रिय, मापने योग्य और शायद ज्यादा समान बनाने का वादा करता है। दूसरी तरफ इसके पीछे के सटीक विज्ञान और इसे लागू करने की व्यावहारिकता पर अभी और पड़ताल की जरूरत है। ये निश्चित रूप से एक विचारोत्तेजक अवधारणा है जिस पर आगे बहस और शोध हो सकता है। सही कहा। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम सीखने की प्रक्रिया को कैसे देखते हैं और कैसे मापते हैं, और शायद यही इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण टेकअवे है।